तो चलिए आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1905 के बंगाल विभाजन की। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसी ब्रिटिश पॉलिसी जो असल में भारतीयों को बांटने के लिए बनाई गई थी, उसने आखिर उन्हें एक साथ कैसे ला दिया, वो भी इतनी जबरदस्त ताकत के साथ। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। उस वक्त बंगाल सिर्फ कोई आम सूबा नहीं था। नहीं, ये ब्रिटिश भारत का पावर हाउस था। एक बहुत बड़ा राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा एक्टिव सेंटर, जहां से आप कह सकते हैं राष्ट्रवाद की आग भड़क रही थी। जरा सोचिए, उस समय बंगाल की आबादी थी लगभग 8 करोड़। इसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी आबादी, वाकई इसे संभालना ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। या कह सकते हैं कि कम से कम दुनिया को यही कारण बताया गया था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है लॉर्ड कर्जन की, जो उस समय भारत के वाइसराय थे। कर्जन एक प्लान लेकर आए, एक बहुत बड़ा प्लान, बंगाल को फिर से ऑर्गेनाइज करने का, उसके नक्शे को बदलने का। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। एक तो वो जो कही गई, और दूसरी वो जो असल में थी। कागजों पर यानी ऑफिशियल वजह ये बताई गई कि भाई इतना बड़ा प्रांत है, इसे चलाना मुश्किल हो रहा है, तो हम बस एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन असली मकसद था डिवाइड एंड रूल का पुराना खेल। राष्ट्रवाद का जो केंद्र बन चुका था बंगाल, उसे धार्मिक आधार पर बांटकर कमजोर करना। तो 20 जुलाई 1905 को ये ऐलान हो गया। बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक बना पश्चिमी बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे, और यहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। दूसरा हिस्सा था पूर्वी बंगाल और असम का, जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। मतलब साफ था, ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की एक बहुत सोची समझी चाल थी। लेकिन अंग्रेजों ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। इस फैसले पर जो रिएक्शन आया वो इतना जबरदस्त और इतना तेज था कि उसने एक ऐसे जन आंदोलन को जन्म दे दिया जिसकी आग पूरे देश में फैल गई। तो देखिए, ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा। जुलाई 1905 में घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को जब ये विभाजन लागू हुआ तो उसे शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। और फिर सालों के विरोध के बाद आखिरकार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग को ये विभाजन रद्द करना पड़ा। जिस दिन ये विभाजन लागू हुआ वो दिन देखने लायक था। कलकत्ता में पूरी तरह से हड़ताल थी। लोगों ने उपवास रखा, घरों में चूल्हे तक नहीं जले। सड़कों पर हजारों की भीड़ वंदे मातरम गाते हुए निकल पड़ी। और सबसे खूबसूरत बात, लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। ये सिर्फ एक धागा नहीं था, ये अटूट एकता का, एक दूसरे के साथ खड़े रहने का प्रतीक था। और उस दिन रक्षाबंधन भी था, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया। और ये विरोध सिर्फ नारों और जुलूसों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने एक बड़े आर्थिक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे हम सब स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल था। अपने देश में बनी चीज़ों यानी स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करो और विदेशी सामान का बहिष्कार करो। ये ब्रिटिश सरकार की जेब पर सीधी चोट थी। इस आंदोलन की आग सिर्फ राजनीति और बाजारों तक ही नहीं पहुंची, ये कला और साहित्य में भी धधक उठी। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान वो अमर गीत लिखा, आमार सोनार बांग्ला आमी तो मैं भालोबासी, मतलब मेरे सोने जैसे बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये गीत आंदोलन का एंथम बन गया और आगे चलकर यही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना। लेकिन जैसा अक्सर बड़े आंदोलनों में होता है, इसकी गर्मी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर की कुछ दरारों को भी सामने ला दिया। सब एक बात पर तो सहमत थे कि विभाजन गलत है, पर सवाल ये था कि अंग्रेजों का सामना करने का सही तरीका क्या है। तो यहीं पर हमें दो अलग अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ थे उदारवादी या मॉडरेट्स, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उनका मानना था कि हमें शांति से, याचिकाओं और बातचीत के जरिए अपनी बात मनवानी चाहिए। और दूसरी तरफ थे उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट्स, जैसे बाल गंगाधर तिलक। वो कहते थे कि नहीं, अब याचिकाओं का समय गया, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन जैसे हथियार इस्तेमाल करने होंगे, सीधा एक्शन लेना होगा। तो इतने बड़े पैमाने पर जब लोग सड़कों पर उतर आए तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ना तय था। आखिरकार उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है।
जिस पॉलिसी को उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के लिए बनाया था, उसी ने उन दोनों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट कर दिया। राष्ट्रवाद कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। अब इसके बाद जो हुआ उसके बहुत गहरे असर हुए। पहला तो ये कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। एक बहुत बड़ी जीत थी ये। दूसरा, अंग्रेजों ने बंगाल के राजनीतिक असर को कम करने के लिए अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस सफल आंदोलन ने पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पहचान की भावना को बहुत बहुत ज्यादा मजबूत किया। ये घटना हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि कैसे नक्शे पर खींची गई एक लाइन इतिहास पर कभी न मिटने वाले निशान छोड़ जाती है। हाँ, 1905 में खींची गई वो लाइन तो मिटा दी गई, पर एक बड़ा सवाल आज भी कायम है। क्या वो बंटवारा जिसे पैदा करने के लिए ये सब किया गया था, कभी सच में खत्म हुआ? शायद नहीं, क्योंकि इसी सोच ने दशकों बाद 1947 में एक और, कहीं ज्यादा गहरे और स्थायी विभाजन की नींव रखी।